आज है 2 दिसंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के हरकारा पॉडकास्ट में हम जिन अहम खबरों पर नजर डालेंगे उनमें शामिल है संचार साथी ऐप को लेकर खड़ा हुआ विवाद, जिसमें सरकार ने इसे वैकल्पिक बताया है मगर विपक्ष और विशेषज्ञ जासूसी की आशंका जता रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। वहीं संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन ये चर्चा वंदे मातरम पर बहस के बाद ही होगी। उधर रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की जांच का दायरा बढ़ गया है और एक इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से खबर है कि इमरान खान शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे कश्मीर के अस्पतालों में गोल्डन कार्ड की हकीकत, सरकारी स्कूलों की गिरती संख्या और मणिपुर में मिले हिमयुग के बांस के जीवाश्म जैसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल निर्माताओं को संचार साथी ऐप को फोन में अनिवार्य रूप से प्री लोड करने के कथित निर्देश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर सफाई दी है। टेलीग्राफ और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि यह ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक है और अगर वे नहीं चाहते तो इसे डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को सभी से परिचित कराना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन इसे डिवाइस में रखना है या नहीं यह उपयोगकर्ता पर निर्भर है। इससे पहले रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत नए फोन में इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना और इसे नॉन डिलीटेबल यानी जिसे हटाया न जा सके बनाना अनिवार्य किया गया था। रिपोर्ट में पुराने फोन्स के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे पुश करने की बात कही गई थी। इस खबर के बाद डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले निखिल पाहवा ने इसे हर डिवाइस पर एक सरकारी ट्रैकर लगाने जैसा बताया और निजता के हनन की आशंका जताई। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप का उद्देश्य जासूसी करना नहीं बल्कि मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखना है। उन्होंने दावा किया कि इस ऐप की मदद से अब तक 2.25 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल जैसी कंपनियां जो निजता को लेकर सख्त हैं, सरकार के इस आदेश का विरोध कर सकती हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया है। सांसद प्रियंका गांधी ने इसे तानाशाही और निजता पर हमला बताया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि ऐप उपयोगी हो सकता है लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दी है। सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मतदाताओं को सामूहिक रूप से अपने मतदान के अधिकार को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि कानून बदलने का अधिकार केवल संसद के पास है। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नई मौलिक आवश्यकताएं नहीं बना सकता। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग प्रभावी रूप से मतदाताओं को मतदाता सूची में एक तरह का अस्थायी मेहमान मान रहा है और उनसे नागरिकता साबित करने के लिए कह रहा है। सिंघवी ने बताया कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के तहत आयोग उन 11 दस्तावेजों के जरिए जांच कर रहा है जो नियमों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि पहले फॉर्म भरें तभी सूची में नाम रहेगा। यह एक मौलिक बदलाव है जो केवल विधायिका द्वारा किया जा सकता है। मामले की सुनवाई जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी शामिल होगा। हालांकि यह चर्चा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली बहस के बाद ही आयोजित की जाएगी। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय में सभी दलों के नेताओं की बैठक के बाद लिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होगी, जबकि 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि संसद में केवल चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है। एसआईआर चुनाव आयोग का एक प्रशासनिक निर्णय है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आयोग स्वतंत्र है। वहीं विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के काम के दबाव के कारण कई अधिकारियों की मौत हो चुकी है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पीएम इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट भले ही अपने लक्ष्य को पार कर गया हो, लेकिन इसे भारत के युवाओं के बीच कम स्वीकार्यता मिली है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि कंपनियों द्वारा दिए गए 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर्स में से केवल 20% ही स्वीकार किए गए। उम्मीदवारों ने ऑफर ठुकराने के पीछे लोकेशन, भूमिका और इंटर्नशिप की अवधि को वजह बताया। वहीं जिन लोगों ने ऑफर
स्वीकार किए, उनमें से भी 20% ने इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ दी। मंत्रालय के सर्वे में पता चला कि उम्मीदवार 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में काम करना पसंद करते हैं और 12 महीने की अवधि को लंबा मानते हैं। देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है, जबकि कम छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया कि सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 2019-20 में 10,32,000 थी, जो अब घटकर 10,13,000 रह गई है। सबसे तेज गिरावट मध्य प्रदेश, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। वहीं 10 से कम या शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 65,000 हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कम छात्रों वाले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती राज्यों का अधिकार है। हालांकि स्कूलों की संख्या में गिरावट का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप के अधिकारी अंगराई नटराजन सेतुरमन के ठिकानों पर छापेमारी की और एक इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया है। विर्क पर आरोप है कि उन्होंने ईडी अधिकारी होने का नाटक करके और अवैध लाइजनिंग के जरिए सेतुरमन के साथ मिलकर काम किया। विर्क पर एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के बहाने ठगी का भी आरोप है। ईडी के मुताबिक सेतुरमन रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल से धन की हेराफेरी में शामिल पाए गए। रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने आरोपों को निराधार बताया है और संदीपा विर्क के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उजमा खानम ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उजमा ने आरोप लगाया कि उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इमरान खान पिछले साल अगस्त से जेल में हैं और उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। संदेशरा बंधुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने प्रवर्तन निदेशालय की चिंता बढ़ा दी है। कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप के प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने बैंकों का पैसा वापस करने पर सहमति जताई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इसे नजीर नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ईडी को डर है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे अन्य भगोड़े इसका फायदा उठा सकते हैं। संदेशरा बंधुओं पर 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत की मांग कर रहे छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिना किसी दोषसिद्धि और ट्रायल के उन्हें खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी करार दिया जा रहा है। उनके वकील ने दलील दी कि शरजील दंगों से पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और केवल भाषण देना आपराधिक साजिश नहीं हो सकता। वहीं उमर खालिद की ओर से दलील दी गई कि वे दंगों के दौरान दिल्ली में थे ही नहीं, कश्मीर में प्रधानमंत्री की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, जिसे गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है, मरीजों को कर्ज से बचाने में विफल साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांदीपुरा की एक कैंसर मरीज के परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन और जेवर बेचने पड़े। रिपोर्ट बताती है कि अस्पतालों में कई महंगी दवाएं और टेस्ट इस योजना के दायरे से बाहर हैं। सरकारी आंकड़ों में करोड़ों कार्ड जारी होने का दावा है, लेकिन हकीकत में अस्पतालों का बकाया भुगतान न होने से निजी अस्पताल सेवाएं देने से कतरा रहे हैं। मरीज कागजी कार्रवाई में उलझे हैं और डॉक्टर भी मानते हैं कि महंगी थेरेपी लिस्ट से बाहर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले यूरोपीय राजनयिकों द्वारा एक लेख में रूस की आलोचना करने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे कूटनीतिक रूप से अस्वीकार्य बताया है। फ्रांस, जर्मनी और यूके के राजदूतों ने एक संयुक्त लेख में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना की थी। पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग के एसआईआर आदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने मसौदा आदेश में नागरिकों शब्द का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने का नोट लिखा था, ताकि वास्तविक नागरिक परेशान न हो, लेकिन अंतिम आदेश में नागरिक शब्द हटा दिया गया और वाक्य अधूरा रह गया। संधू ने विशेष रूप से वृद्ध और कमजोर वर्गों को परेशान न करने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य भवनों को लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये बदलाव प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है और सत्ता से सेवा की ओर बढ़ने का प्रतीक है। रूबिया सईद के अपहरण के 35 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में वांछित एक अपराधी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार किया है। उस पर तत्कालीन जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण किया गया था, जिसके बदले 5 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। सोनम वांगचुक की मौत की झूठी खबरें और डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को शोक व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। फैक्ट चेक में यह वीडियो पूरी तरह फर्जी पाया गया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुष्टि की है कि वे सुरक्षित हैं। भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल बाद पीड़ित संगठनों ने भाजपा सरकार पर यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल को बचाने का आरोप लगाया है। संगठनों ने एक आरोप पत्र जारी कर कहा कि सरकारों ने पीड़ितों के बजाय कंपनियों का साथ दिया और मुख्य आरोपियों को अदालत में पेश नहीं होने दिया। पीड़ितों का कहना है कि आज भी जहरीले कचरे का असर जारी है और पुनर्वास के प्रयास नाकाफी हैं। ओडिशा के नयागढ़ में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम कामगारों को 75 घंटे के भीतर
घर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस ने उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर जाने को कहा है, जबकि उनके पास भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं। कामगारों का कहना है कि बंगाली बोलने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वे सालों से वहां रह रहे हैं। असम के नेली नरसंहार पर आई 2 अलग अलग रिपोर्टों पर जापानी विद्वान मकीको किमुरा ने कहा है कि 40 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार और आंदोलनकारी दोनों ने हिंसा रोकने की पर्याप्त कोशिश नहीं की। किमुरा का मानना है कि जब दशकों तक न्याय नहीं मिलता तो लोकतंत्र पर से भरोसा टूटता है। भारत की जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई जा रही है। एक लेख के मुताबिक 73% कैदी बिना दोषी साबित हुए जेल में हैं। यूएपीए जैसे मामलों में जमानत मिलने में सालों लग जाते हैं, जो न्याय में देरी को ही सजा बना देता है। अंत में एक वैज्ञानिक खोज की खबर। मणिपुर में वैज्ञानिकों ने हिमयुग के दौरान का एक कांटेदार बांस का जीवाश्म खोजा है। ये खोज बताती है कि जब दुनिया के अन्य हिस्सों से बांस खत्म हो गया था, तब पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रहा। आज के हरकारा पॉडकास्ट में इतना ही। आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।